तो दोस्तों आज फिर से मैं एक बार आपके सामने क्या है कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी है कि मैं डेली क्या करता हूं कि चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। तो आज भी मैं चैप्टर से, किस चैप्टर से, ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं जो आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या है कि एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही है और रहेगा भी। तो मैं जो सिलेक्ट करके लाया हूं दोस्त, उसी के आसपास रहेंगे क्वेश्चन। इसको इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त वो पकड़ में नहीं आएगा आपको। और जो लोग नए हैं चैनल पे और जो लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्त जा करके आप पिछला वीडियो सारा देख लीजिए, क्योंकि कैमा सेट ये दे रहे हैं 39वां सेट आपका ये होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक 38 सेट आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। तो क्या है कि उस सभी में चैप्टर वाइज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। तो उस सबको क्या कीजिए कि जाकर के चेकआउट कीजिए और उससे नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको क्या है कि जितने भी आपको मैंने चैप्टर वाइज जो है वीडियो दिया है उस सभी का पीडीएफ बहुत जल्द ही अब आने वाला है, लगभग तैयार हो गया है। तो दोस्त बहुत ही जल्द आपको क्या किया जाएगा कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक देखिएगा। फिजिक्स क्या है कि आपका क्या है कि अब खत्म ही होने वाला है, बस 2-4 और सेट बचे हुए हैं, फिजिक्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद चलेगा बायो या तो केमिस्ट्री चलेगा। तो जो भी चलेगा उससे क्या है कि फिर जो है इंपॉर्टेंट सेट क्वेश्चन का जो है सेट मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, और फिजिक्स अगर खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स को स्टॉप कर दिया जाएगा, नहीं, इससे जो मॉक टेस्ट दोस्त चल रहा है वो मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, फिजिक्स से और डेली अब चलेगा। अब कैसे चलेगा ये जान लीजिए, बहुत जल्द आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप से आपको जोड़ दिया जाएगा। उसी पे क्या होगा कि लिंक दिया जाएगा, पासकोड दिया जाएगा, आपको क्या है कि उसी पे जाकर के आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे और इंस्टेंट उसी समय आपको क्या होगा कि रिजल्ट उसी के दिन या कल अगले दिन होकर के आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि किसमें किन्होंने कितना मार्क्स लाया है। तो बहुत जल्द आप लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए चिंता की बात नहीं है। तो चलिए, ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त मैं लेकर के आया हूं उसी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए, तो आप अगर जल विद्युत संयंत्र में की बात करें तो उसमें विद्युत उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, ऑप्शन दिखा देते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। सिर्फ टिक मार के नहीं जाएंगे, समझा के भेजेंगे, ध्यान रखिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी जाता है ये। तो चलिए आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि भाप द्वारा क्या है कि भाप उत्पन्न करने के लिए पानी को बॉयल किया जाता है, ये होता है। या दूसरा नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है कि पानी को क्या है कि आयनित करने से क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न होती है ये। या तीसरा इसमें दे दिया है कि गतिज ऊर्जा द्वारा डायनमो चलाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जल विद्युत संयंत्र कह रहा है, तो इसमें दोस्त ऑप्शन क्या होगा सही ये बता देते हैं, फिर आपको डिस्क्राइब करके हम आपको बता देंगे। देख लीजिए, इसमें जो है क्या है कि जल संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये होगा मेरा फर्स्ट, कि भाप उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि पानी को बॉयल किया जाता है, उसी से क्या करते हैं कि विद्युत उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है, इसमें होता क्या है ये देख लीजिए। जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है कि पानी को गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, खूब बॉयल किया जाता है पानी को, और पानी को बॉयल करने पर आपको पता है कि स्टीम निकलता है, यानी कि वाष्प बनता है पानी। उस वाष्प को क्या किया जाता है, एक पाइप के सहारे, ठीक है, टरबाइन पे गिराई जाती है। जो मोटर से पत्ती जो कनेक्ट होती है उसको उसी पे गिराई जाती है। तो पत्ती क्या होती है कि नचती है, नचने के बाद क्या होता है कि मोटर का कुंडली जो है वो नचता है, यानी टरबाइन को नचाने का काम करता है। जब मोटर नचती है तो नचने से क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, और उसके थ्रू क्या होता है कि आगे उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये टेक्निक होती है जल विद्युत संयंत्र में। इसी के सिद्धांत पे आपका भी काम करता है कि जल से विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, ये भी समझ लीजिए कि जल से बिजली जो उत्पन्न करते हैं वो कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक यही प्रोसेस उसमें भी अपनाया जाता है।
उसमें फर्क इतना है कि पानी को बॉयल नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। ये क्या है कि पनबिजली उत्पन्न करने का एक प्रोसेस है। पनबिजली आपको दिया जा सकता है कि कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें पनबिजली जो है क्या किया जाता है कि बड़ा बांध होता है, पता है ना, जिसको स्टोर करके रखा जाता है। वहां से एक पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है कि टरबाइन पे पानी को गिराया जाता है। जब पानी काफी तेजी से आता है तो पानी तो स्थिर रहता है, स्थितिज ऊर्जा से ये क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में आता है, और टरबाइन पे क्या होता है कि पानी गिरती है। पानी गिरते ही टरबाइन नचना शुरू करता है, वो मोटर को नचाता है। जब मोटर नचता है तो क्या होता है, डायनमो मतलब आर्मेचर उसका जो है नचता है, तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है, उसको क्या किया जाता है आगे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके उसको क्या किया जाता है कि आगे प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पनबिजली भी उत्पन्न की जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, आते रहता है एग्जाम में ये। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से किसका उपयोग जो है ताप विद्युत संयंत्रों में टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ताप विद्युत संयंत्र में टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है पानी, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कोयला, तीसरा नंबर भाप और चौथा नंबर आपको दे दिया है बर्फ। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा विद्युत संयंत्र में टरबाइन को चलाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है ताप विद्युत संयंत्र में। तो ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि पानी होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, कोयले के थ्रू पानी को गर्म किया जाता है ना, स्टीम बनाया जाता है। तो इसमें ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्योंकि कोयला से गर्म करते पानी को, फिर वाष्प बनता है, फिर उसके थ्रू जो है बता ही दिया है प्रोसेस की कैसे किया जाता है, तो बस वही प्रोसेस इसमें होता है। तो कोयला का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ना कि पानी वाष्प और जो है वाष्प पानी के तो होता ही है, लेकिन उसको जो है टरबाइन को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल उसमें करते हैं, क्योंकि कोयले से ही वाष्प को बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि वह बिजली संयंत्र जो क्या होता है कि गिरते पानी की संभावित ऊर्जा को क्या करता है कि बिजली में परिवर्तित करता है, वह क्या मतलब कहलाता है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है कि परमाणु संयंत्र, दूसरा आपको दे दिया है कि थर्मल संयंत्र, तीसरा दे दिया है कि जल विद्युत संयंत्र, चौथा दे दिया है आपको कि पवन संयंत्र। तो जैसा आपको हमने बता ही दिया है, जल विद्युत संयंत्र के बारे में बताया है ना कि पानी के स्टोर करके, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन सही है इसमें। तो ये फिगर बताए थे ना आपको कि पानी को क्या किया जाता है कि बांध बना करके स्टोर किया जाता है, एक पाइप के माध्यम से टरबाइन पे गिराया जाता है, टरबाइन नचता है, तो उस क्या होता है कि नचने से जो है वो जो कनेक्ट होता है आर्मेचर से वो नचता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है, आगे प्रोवाइड कराते हैं। यही बात तो हमने समझाया, यही क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही है, समझना है, बस एक बार समझ जाइएगा, भूलिएगा नहीं, रट के टिक मार के जाइएगा, कल होके भूल जाइएगा, समझिए इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला दे दिया कि दिए गए में से कौन सा जो है हमारे लिए क्या है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जी हाँ, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी एमटीएस, इस सब में ये क्वेश्चन डाला जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे में भी पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है ये कई बार क्वेश्चन। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है जहां से उसके बाद ऊर्जा अगर खत्म हो जाए तो ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही ना है कि अंतिम स्रोत, उसके बाद ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो कौन सा है ऊर्जा का स्रोत, अंतिम स्रोत देख लीजिए, जो लोग पढ़े होंगे वो तो जान ही जाएंगे कि ये कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि इसमें एलपीजी, दूसरा परमाणु, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा आपको दे दिया है इसमें सीएनजी। तो दोस्त इसमें जो है क्या है कि हमारे जो ऊर्जा होते हैं, हमारे लिए जो ऊर्जा होता है उसका अंतिम स्रोत जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है। अब समझ लीजिए कि इसको क्या है कि अंतिम ऊर्जा का ही स्रोत क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ऊर्जा हमें अगर प्राप्त होती है तो वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं कि अगर जीवित है तो किसके माध्यम से, सूर्य के सौर ऊर्जा से ही है, क्योंकि वो क्या करते हैं विकिरण लेकर के अपना खाना वाना तैयार करते हैं, उसके बाद जो है वो क्या होता है कि डेवलप करते हैं, उसी को खा करके क्या होता है कि जीव जंतु जीवित रहते हैं, उसी पे बहुत सारे मनुष्य भी डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे पे भी, और कुछ जो है ऐसे जो जीव जंतु है उस पे भी मनुष्य मार करके खाते हैं। तो एनर्जी का क्या है कि ऊर्जा का एक ये जो है अंतिम स्रोत है। अगर सूर्य खत्म हो गया, सूर्य से आने वाली प्रकाश अगर खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
तो इसको क्या क्या कहा जाता है कि सौर ऊर्जा को अंतिम स्रोत, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। ये चीजें हैं, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सौर कुकर का कौन सा भाग जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ, सौर कुकर में अब वो कौन सा भाग होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाता है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम बता भी देते हैं कि कहां पे क्या होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है आपको कि बॉक्स के अंदर काले रंग का जो है कोटिंग की होती है, क्या वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। या दूसरा दे दिया है कि मिरर, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि ग्लास सीट, और चौथा इसमें दे दिया है कि सोलर कुकर की बाहरी जो है कवर, ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सोलर कुकर का जो होता है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन दिखाता है, तो ये ग्लास सीट दिखाता है। ठीक है, ग्लास सीट ही क्या होता है कि सोलर कुकर का क्या होता है कि इफेक्ट दिखाता है। बता देते हैं कहां पे लगा होता है। ये सोलर कुकर है और इसमें जो ग्लास दिख रहा है ना वो ग्लास सीट ही क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे कि अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है सवाल कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा गैस दिखाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिखाता है ना। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि स्टोरेज करने का काम करता है, ये ग्लास सीट है। सो इसलिए इसको क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने का काम करता है। इसलिए पूछा जाता है ये सवाल कि सौर कुकर में कौन सा भाग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है, या आपको तो सवाल दे ही देता है कि ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जो है जिम्मेदार होती है, या किस गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त, इसमें दिया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर दे दिया है कि मीथेन, दूसरा दे दिया है इथेन, तीसरा नंबर दे दिया है ब्यूटेन और चौथा नंबर दे दिया है प्रोपेन। तो इसमें जो होगा प्राकृतिक गैस का जो घटक होगा वो होगा दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि मीथेन गैस को ही कहा जाता है। तो ये मीथेन गैस मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे क्या कहा जाता है कि प्राकृतिक गैस का घटक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मीथेन गैस को किसी और नाम से भी जानते हैं, पता है कि किस नाम से जानते हैं, तो उसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ देता है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ईंधन की गुणवत्ता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है। जी हाँ, ईंधन की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता जो होती है, उसको किसमें मापी जाती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कैलोरी के मान में मापी जाती है, या दूसरा दहन के मान में, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि प्रारंभिक मान में, या चौथा दे दिया है कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ईंधन की गुणवत्ता जो है दोस्त वो मापी जाती है कैलोरी के मान में। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि एक जल विद्युत संयंत्र में, ठीक है, यदि पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है तो अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। क्यों 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 की जाती है? अगर अधिक ऊंचाई से अगर गिरे तो अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्यों की जाती है ये समझ लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें आपको दे दिया है कि इसका जो है तापमान बढ़ जाता है, या दूसरा इसमें दे दिया है आपको, देख लीजिएगा, दूसरा इसमें दे दिया है कि बड़ी मात्रा में संभावित ऊर्जा की क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या तीसरा इसमें दे दिया है कि ऊंचाई के साथ पानी के क्या होता है कि विद्युत सामग्री जो है बढ़ जाती है, या चौथा इसमें आपको दे दिया है कि अधिक पानी के अणु आयनों में विभाजित हो जाती है। ये होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ऑप्शन के पास ही खड़े हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है, तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो आपको मैं बता देता हूं कि जल विद्युत संयंत्र में क्या है कि पानी जो अधिक ऊंचाई से अगर गिरती है तो अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब समझिए कि क्यों होती है। ये जो सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सही आंसर होगा कि बड़ी मात्रा में संभावित क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समझिए इस चीज को। जैसे ये पानी है, अगर जितना ऊंचाई से जितना ऊंचा ऊपर रहेगा उतना उसकी गति स्थितिज ऊर्जा तो स्टोरेज पानी में रहती ही है, लेकिन जितनी ऊंचाई से नीचे तक के गिरेगी ना उतना अधिक इसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बन जाती है। उतना तेजी से क्या होता है कि ये टरबाइन को चला सकता है। ठीक है, जितना कम ऊंचाई से गिरेगा उतना धीमी गति से टरबाइन नचेगा, तो कम क्या होगा कि विद्युत उत्पन्न होगा।
तो इसलिए इसमें क्या है कि अधिक ऊंचाई से गिराने की कोशिश की जाती है, पानी को बांध बना करके, ताकि क्या हो कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो, विद्युत उत्पन्न हो। ये इसलिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त, इसमें दिया है कि अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि, क्यों होती है ये बताना है। तो देख लीजिए, आपको ऑप्शन जो है बता देते हैं इसमें कि सूर्य के कारण क्या होता है कि इसमें वायुमंडल की ऊपरी परत क्या होती है कि गर्म हो जाती है, इस वजह से अम्लीय वर्षा होती है। या दूसरा दे दिया है कि जीवाश्म ईंधन जलने से, ठीक है, क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, इस वजह से अम्लीय वर्षा होती है। या तीसरा नंबर दे दिया है कि बादलों के बीच क्या होता है कि घर्षण होता है, उसके कारण विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए अम्लीय वर्षा होता है। या चौथा इसमें दे दिया है कि पृथ्वी के क्या है कि वातावरण में अम्ल होता है, पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है, इसलिए क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्त, इसमें क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जीवाश्म ईंधन जलने से क्या होता है कि वायुमंडल में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, इसी की वजह से क्या होता है कि गैस ऊपर जाते हैं और बादलों में मिल जाते हैं, बादलों के मिलने के बाद जब बादल जब संघनित होता है तो वो क्या होता है कि अम्ल वर्षा के रूप में, अम्ल वृष्टि के रूप में नीचे बरसती है। अब देख लीजिए, जैसे कि बताते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो ताजमहल है इसकी चमक धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। तो दोस्त, ये ताजमहल इसलिए चमक इसकी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि क्या होता है कि अम्ल वर्षा होती है, जहां पे अम्ल गिरता है वहां पे क्या होता है कि चमक वाली चीजें होती है, धीरे धीरे उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो ताजमहल जो आगरा में है उसके आसपास में क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्री लगे हुए हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि अम्ल वर्षा ज्यादा होता है, इसलिए क्या है कि वहां पे जितने भी फैक्ट्री धीरे धीरे या तो बंद किए जा रहे हैं या तो उसको हटाया जा रहा है, ये होता है, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा होती है, इसमें अम्ल वर्षा के कारण ही क्या होता है कि जो है आपका अम्ल वर्षा बता ही दिए किसके कारण होता है, तो वो जब फैक्ट्री से धुआं निकलती है, ये सब फैक्ट्री से क्या होता है कि धुआं निकलती है, तो इसमें क्या होता है हमारा मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यही वायु बादल में जाकर के मिल जाते हैं और संघनित होकर के बरसते हैं, जो क्या होते हैं शुद्ध नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि बारिश का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन वैसे क्षेत्र में जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं हो, लेकिन जहां पे इंडस्ट्रीज हो वहां पे क्या होता है कि अशुद्ध पानी होता है। वैसे शुद्ध वर्षा का पानी होता है लेकिन वहां पे नहीं जहां पे इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो कभी कभी ऐसे आप लोगों को घुमा के दिया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट ही है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कोयले की वह किस्म जिसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कौन सा वो कोयला का किस्म होता है। तो कोयले के ये सारे जो दे रखे हैं ये किस्म है, मतलब टाइप है ये। तो देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है एंथ्रासाइट, दूसरा दे दिया है पीट, तीसरा दे दिया है बिटुमिन्स, चौथा दे दिया है आपको जो है लिग्नाइट। तो दोस्त, इनमें चारों में से किसमें सबसे अधिक जो होता है कार्बन की मात्रा होता है, सबसे अच्छा जो है कोयले का ये टाइप माना भी जाता है, तो कौन सा होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें चारों में से जो होता है ना वो एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा इसमें होती है कि कोयले की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। अब एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा लगभग कितनी होती है ये भी जान लीजिए। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है कि लगभग जो होता है कि 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा 80 से 90% होती है। वही अगर हम बात करें बिटुमिन्स की, तो बिटुमिन्स में जो होता है 70 से 80% तक की उसमें कोयले की मात्रा होती है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में 60 से 70% होते हैं, और सबसे कम जो होता है दोस्तों वो पीट में होता है, ठीक है, सबसे कम पीट में होता है, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मृत जीव, ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, कब हो जाते हैं। कोई मरे हुए जीव जंतु या प्राकृतिक जो होते हैं गैस कब परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, फिर हम आपको समझा भी देते हैं। ऑप्शन इसमें दे दिया है पहला नंबर कि हवा की उपस्थिति की वजह से क्या होता है कि मरे हुए जीव जो है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा इसमें आपको दे दिया है कि हवा की अनुपस्थिति, मतलब बिना हवा के प्रेजेंस में ये क्या है कि
पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं मृत जीव। या तीसरा इसमें दे दिया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मृत जीव जो है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मरे हुए जीव होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में कब कन्वर्ट होते हैं, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि हवा की अनुपस्थिति में। तो सिर्फ हवा की अनुपस्थिति में नहीं होगा, इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया ये भी समझ लीजिए। हवा की अनुपस्थिति तो नहीं होगा ही, ये तो है, लेकिन क्या होता है कि दबाव भी उसमें अधिक होता है। तो अधिक प्रेशर, अधिक दबाव और हवा की अनुपस्थिति में क्या होता है कि कोई मरे हुए जीव क्या होता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी 2, 4, 5 जो है दिनों या साल में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको भी क्या होते हैं कि कई 100 साल लग जाते हैं उसमें कन्वर्ट होने में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले जब बड़ा भयंकर जो है पृथ्वी पर क्या आया होगा कि अर्थक्वेक आया होगा, भूकंप आया होगा, तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होंगे कि पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। दबने की वजह से क्या हुआ होगा कि जैसे ही अंदर गए होंगे दब गए होंगे, अधिक प्रेशर की वजह से, वायु की अनुपस्थिति की वजह से क्या हुआ होगा, और अधिक ताप पाने, क्योंकि गर्मी तो नीचे रहती है, तो अधिक टेम्परेचर की वजह से, अधिक प्रेशर, अधिक टेम्परेचर और वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है कि ये जीव जो है कन्वर्ट हो गए होंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। क्योंकि बहुत जगह ऐसे जो प्राकृतिक गैस निकले हैं उसमें जीवाश्म पाया गया है। इसी के अनुमान पे कहा गया है कि मृत जीवों के क्या है कि मरने के बाद क्या होते हैं कि वो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा कितनी होती है, ये बताना है। जी हाँ, बायोगैस में मीथेन गैस की प्रतिशत कितनी होती है ये जान लीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है 50%, दूसरा 75%, तीसरा आपको दे दिया है 80%, चौथा दे दिया है 90%, 95%। तो दोस्त क्या होगा, तो मीथेन में जो होती है ना वो बायोगैस की जो मात्रा होती है वो बी नंबर यानी 75% होती है। ध्यान रखिएगा बहुत, इसलिए मीथेन गैस को भी क्या कहा जाता है कि विषैले गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि सौर सेल बनाने में व्यापक रूप से किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सौर सेल जो बनता है, सौर पैनल जो हम लोग छत पे लगाते हैं, वो किस चीज से बनता है ये बताना है। इसमें ऑप्शन दे दिया है सोना, सोना से तो कभी नहीं बन सकता है, इतना सस्ता थोड़ी मिलता है सोना। दूसरा नंबर आपको दे दिया है तांबा, तीसरा ब्रोन और चौथा दे दिया है सिलिकॉन। जी हाँ, किससे बनता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सौर पैनल आप देख रहे हैं, ये क्या होता है कि सौर सेल जो बनता है वो दोस्त बनता है सिलिकॉन से। क्या बनता है, सिलिकॉन से। तो ये क्या है कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन क्या है पता है आपको कि एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि सौर सेल बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा किसके कारण होता है, यानी महासागर में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है ये बताना है हमें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि समुद्र में लहरों के द्वारा संग्रहित ऊर्जा के कारण। दूसरा आपको दे दिया है समुद्र के विभिन्न स्तरों पर जो है क्या होता है कि तापमान का अंतर होता है इसके वजह से। या तीसरा इसमें आपको दे दिया है कि समुद्र में विभिन्न स्तरों पर क्या होता है कि दबाव का अंतर होता है इसके कारण। या इसमें चौथा आपको दे दिया है कि समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा के कारण। तो दोस्त किसके कारण क्या है कि समुद्र में जो है तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो होगा ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि समुद्र में विभिन्न स्तरों पर क्या है कि तापमान का अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए ये समुद्र है, इसमें क्या होता है कि इसका लेवल क्या होता है कि अलग अलग होता है, गहराई का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो जहां पे ज्यादा गहरा होता है वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, जहां पे कम गहरा होता है वहां पे टेम्परेचर अधिक होता है। तो ऐसे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंट होता है इसमें, और इसी की वजह से क्या होता है कि तापीय जो है एनर्जी वहां पे उत्पन्न होती है। तो ये किसके कारण, तो ताप के डिफरेंट के कारण होता है। समुद्र के विभिन्न लेवल में जो होता है उसका लेवल अलग अलग होता है, इसके कारण जो है ये तापीय ऊर्जा उस समुद्र का जो है उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि पृथ्वी के अंदर फंसी गई गर्मी को
पृथ्वी के अंदर फंसी गई गर्मी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी फंसी रहती है, फंसी कहने का मतलब अंदर जो स्टोरेज होता है गर्मी, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला में दे दिया है आपको कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जानते हैं, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं, तीसरा आपको दे दिया है कि भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं, और चौथा दे दिया है कि तापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। दोस्त किसके रूप में जानते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो होता है, ये पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि हीट जो होता है, वो हीट जो होता है भूतापीय ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एक पेट्रोकेमिकल है और इसका उपयोग जो है रसायन, दवा और पेंट के उपयोग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसमें से किसका किया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दे दिया पहला में प्लूटोनियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा कोयला, चौथा आपको दे दिया है कि प्रोटैक्टिनियम ये होगा। तो दोस्त किसका उपयोग जो है क्या है कि पेट्रोकेमिकल के रूप में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोकेमिकल जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका ही उपयोग क्या होता है कि रसायन, दवा, पेंट के रूप में इस्तेमाल किया भी जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया है कि महासागरीय जल का स्तर किन कारणों से चढ़ता और बढ़ता है, मतलब गिरता और चढ़ता है, ये बताना है। तो महासागर में जो होता है दोस्त, वो जल किसके कारण चढ़ता और उड़ता, गिरता, चढ़ता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपको देते हैं, ऑप्शन जो है बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चढ़ाव उतराव होता है महासागर में जल, या दूसरा चंद्रमा के गुरुत्व के कारण जो है चढ़ाव उतार होता है, या तीसरा इसमें दे दिया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्व के कारण होता है, या चौथा इसमें दे दिया है सूर्य के गुरुत्व के कारण होता है। दोस्त किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें कि महासागर में जो जल का चढ़ाव उतार होता है उसे क्या कहते हैं कि ज्वार भाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण आता है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त ज्वार भाटा जो होता है क्या होता है कि चंद्रमा के गुरुत्वा के कारण उत्पन्न होती है। तो ये बी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, आपको बता देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी पर क्या है कि पानी है समुद्र में, और ये चंद्रमा चारों ओर घूम रही है। तो जहां जहां चंद्रमा जा रही है वहां पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी उछाल मार रही है चंद्रमा की ओर। तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, जहां नहीं है वहां डाउन हो रहा है। तो उतार चढ़ाव किसके वजह से होता है? चंद्रमा के गुरुत्वा के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के आकर्षण की वजह से होता है ये चीजें। इसी को हम लोग जो है ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि पवन टरबाइन में ब्लेड डैश से जुड़े होते हैं। जी हाँ, अगर पवन टरबाइन जो होता है उसमें ब्लेड किससे जुड़े होते हैं बता भी देते हैं, आपको समझा भी देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन जो आपको दे दिया है वो दे दिया है कि नेकले, दूसरा आपको दे दिया है कि टावर, तीसरा आपको दे दिया है फाउंडेशन, और चौथा दे दिया स्ट्रिंग। दोस्त उसका पवन जो ऊर्जा होता है, उसका जो फैन नचता है, उसका जो ब्लेड टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो किससे होता है कनेक्ट? इन सभी में से। तो दोस्त उसका जो होता है ना वो होता है नेकेल से कनेक्ट होता है। किससे? नेकेल से। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा? नेकेल करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए, ये है आपका जो है पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की जो होता है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि नेकेल क्या होता है कि एक कवर हाउसिंग होता है। नेकेल क्या होता है? एक कवर हाउसिंग होता है, जिसमें क्या होता है कि टरबाइन के सभी जो है उत्पादक जो है घटक क्या होता है कि कनेक्ट होता है इसमें। ठीक है, और टरबाइन क्या होता है कि एक ऊंचे टावर पर क्या होता है कि विशाल ब्लेड लगे होते हैं टरबाइन में, ऊंचे, काफी ऊंचे होते हैं। ये देख लीजिए, तो इस पे क्या होता है कि एक टावर जो है इस पे कनेक्ट ब्लेड लगे होते हैं, किसी में? नेकेल में ही लगे होते हैं। और ये ब्लेड जो है नेकेल से ही लगा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस प्रकार क्या होता है कि पवन की टरबाइनें जो है नेकेल से टरबाइन जो है को चलाने में क्या होता है कि मदद मिलता है। ठीक है, टरबाइन को चलाने में मदद मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि नेकेल जो है क्या है कि एक हाउसिंग कवर में रहता है, जिससे क्या होता है कि वो ब्लेड कनेक्ट होता है नेकेल से। तो ये पूछा भी जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको।
अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन में क्या है कि परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, ठोस कोयला को अगर हमको तरल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है कि द्रवीकरण, दूसरा आपको दे दिया है कि कार्बोनाइजेशन, है ना, कार्बोनेशन दे दिया है, और तीसरा आपको दे दिया है कि उत्प्रेरक जो है रूपांतरण, या चौथा आपको दे दिया है कि क्रैकिंग। क्या कहलाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कोयले को अगर तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन कहलाएगा द्रवीकरण। क्योंकि वो क्या होगा, कोयला क्या होगा कि धीरे धीरे द्रव में जाकर के क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट ईंधन जो है बन जाता है, उसी को द्रवीकरण के रूप में जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन जो है नवीकरणीय रूप है। जी हाँ, तो नवीकरणीय अनवीकरणीय पूछता है, ध्यान में रखिएगा, समझा देंगे, भूलिएगा नहीं। तो इसमें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहता है, रूप कौन सा है, ये है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है इसमें कि पवन ऊर्जा, दूसरा आपको दे दिया है कि लकड़ी, तीसरा दे दिया है कि पशु अपशिष्ट, और चौथा दे दिया है कि कच्चा तेल। तो ध्यान रखिए, पहले तो नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ लीजिए कि क्या होता है, फिर ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे इस चीज को। तो नवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है कि जो एक बार अगर खत्म हो जाए, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं कि फिर से हम नया रूप में बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऊर्जा होंगे जो एक बार अगर खत्म भी हो गया तो हम उसको ला करके यूज कर सकते हैं। तो आप ही समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला रहे हैं, एक बार खत्म हो गया तो फिर दूसरा ला करके हम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा, तो जो एक बार खत्म हो जाए, अब पुनः उसको बनाना क्या है कि संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसको दोबारा बनने में करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीवाश्म में जितने ईंधन होते हैं वो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है कि अनवीकरणीय, सीएनजी, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला अगर एक बार खत्म हो गया ना तो क्या होगा कि उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस एक बार अगर खत्म हो गया ना तो उसको भी बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, तो ये सभी क्या है कि अनवीकरणीय स्रोत है। हमको जो है पूछा भी क्या गया है कि नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो पवन चक्की है, पवन चक्की नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि पवन चक्की अगर एक बार खत्म हो जाए ना तो हम उसको दोबारा भी लगा करके ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें है, इसमें समझिए। तो दोस्त, ये रहा 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत से है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स खत्म होने वाली है, 2-4 और सीट बचे हुए हैं, उसको ला करके खत्म करते हैं, फिर हम बायोलॉजी पे आते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको 40 में 40 मार्क्स दिवाते हैं। तो फटाफट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।